हेलो स्टूडेंट्स, अनुविस ITI की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था लीवर और सरल मशीनें। इसमें हमने टॉपिक पढ़ा था यांत्रिक लाभ, वेगानुपात और दक्षता। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मशीनों के प्रकार। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये देखा है सरल मशीन के प्रकार। तो सरल मशीन हमारी निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1 है पुली, जिसे हम घिरनी भी बोलते हैं। आनत तल। नंबर 2 आनत तल, जिसे हम ढालू तल बोल सकते हैं। नंबर 3 है हमारा लीवर। नंबर 4 पहिया व धुरी। नंबर 5 है स्क्रू जैक। और नंबर 6 है गियर और पहिया। तो सबसे पहला हमारा है टॉपिक पुली। पुली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पुली हमारी क्या होती है? एक सरल मशीन है और ये एक गोलाकार आकार की चक्र होता है जिसके बीच में एक धुरी लगी रहती है। धुरी को एक फ्रेम में स्थिर किया जाता है। जैसे कि आपने कुएं में देखी होगी, पानी खींचने के लिए ऊपर लगी रहती है। तो ये जो होती है हमारी एक सरल मशीन है और ये एक गोलाकार की चक्र होता है जिसके बीच में एक धुरी लगी रहती है। धुरी हम बोलते हैं जहाँ पर इसका बीच में मिडिल पॉइंट होता है, जिस पर ये घूमती है। धुरी को एक फ्रेम जो होता है, फ्रेम ब्लॉक में स्थिर किया जाता है। और पुली हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है स्थिर पुली और दूसरी होती है घूमने वाली पुली। एक स्थिर पुली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले स्थिर पुली में क्या होता है? यदि पुली का फ्रेम अगर स्थिर है तो उसे हम बोलते हैं स्थिर पुली। और किसी रस्सी या तार के द्वारा एक सिरे पर भार लटका रहता है इसमें, और दूसरे सिरे पर हम क्या करते हैं? इसमें प्रयास लगाते हैं। जिसे रस्सी को खींचते हैं वहाँ पर बोलते हैं हम प्रयास पी। जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर एक तरफ ये प्रयास पी लगा हुआ है, दूसरे सिरे पर बिंदु बी पर लगा हुआ है, भार लटका हुआ है। इसमें ये हमारी ये स्थिर पुली है, फिक्स पुली। इसमें धुरी हमारी स्थिर रहती है, फ्रेम इसका स्थिर रहता है। जैसा कि हमारे यहाँ चित्र में दिखाई गई है ये स्थिर पुली का चित्र। बिंदु ए पर हम प्रयास लगाते हैं और बिंदु बी पर हमारा भार डब्लू लटका रहता है। तो जितना हम प्रयास लगाएंगे उतना ही भार हमारा डब्लू ऊपर की ओर होता है। या यांत्रिक लाभ, इसमें इसका फार्मूला होता है W/P, भार बटे प्रयास। तो जितना भार होगा उतना ही प्रयास होगा, तो इसीलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसका मान होगा 1। तो स्थिर पुली में यांत्रिक लाभ का मान 1 होता है। नेक्स्ट है हमारी घूमने वाली पुली। घूमने वाली पुली में क्या होता है? इसमें ये रस्सी या तार जो होता है उसको घूमने वाली पुली ए से गुजारा जाता है और भार डब्लू जो है वो भी घूमने वाली पुली पर लटका रहता है तथा रस्सी के दूसरी सिरे पर, जो कि एक स्थिर पुली से होकर गुजारा जाता है, उस पर हम प्रयास पी लगाते हैं। जैसे कि इसमें चित्र में भी दिखाया गया है। ये यहाँ पर ये स्थिर घिरनी है जिस पर प्रयास पी लगा हुआ है, और घूमने वाली पुली है जिस पर हमने भार डब्लू को लटकाया गया है। और ये दोनों एक रस्सी के सहारे हम प्रयास पी है उसको खींचेंगे तो हमारा भार जो है ऊपर की ओर उठता है। इसका उपयोग किया जाता है क्रेन में, किया जाता है ऊंचे टावर में बल देने के लिए किया जाता है, तथा नौकाओं में चप्पू के लिए भी किया जाता है। तो इसमें जो होता है हमें प्रयास 2 बार लगाना पड़ेगा। जैसे कि एक बिंदु बी पर स्थिर गिरनी पर और दूसरा होगा घूमने वाली पुली पर, तब हमारा भार ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ से जो हमारा भार द्वारा चलित दूरी होगी वो 2P होगी और प्रयास द्वारा चलित दूरी P होगी। तो यहाँ से यांत्रिक लाभ का मान हमारा 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रयास 2 है, 2 बार होगा, क्योंकि एक बिंदु बी पर और दूसरा इधर घूमने वाली पुली पर, तो इसलिए तब हमारा भार ऊपर की ओर होगा। यहाँ से यांत्रिक लाभ का मान 2 होगा। तो घूमने वाली पुली में यांत्रिक लाभ का मान 2 होता है। नेक्स्ट है हमारा पुली ब्लॉक। पुली ब्लॉक में क्या होता है? इसमें 2 घुर्नियाँ होती हैं स्थिर बिंदु पर, एक बड़े व्यास की एक छोटे व्यास की, एक फ्रेम में दोनों संयोजित रहती हैं और दूसरे सिरे पर नीचे एक चल घिरनी लगी रहती है। इसको हम डिफरेंशियल पुली भी बोलते हैं। यहाँ पर ये प्रयास पी लगाया गया है, तो ये इसमें एक ही रस्सी का प्रयोग किया जाता है जो कि बड़े व्यास वाली पुली से होती हुई जाती हुई नीचे चल घिरनी पर लगी रहती है, और यहाँ से ये छोटी घिरनी पर होते हुए दोनों सिरे आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें एक ही रस्सी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर प्रयास पी लगाते हैं और नीचे हमारा भार डब्लू लटका रहता है। तो इसमें यांत्रिक लाभ होता है हमारा W/P, और जो रस्सी की संख्या उसको हम N से दिखाते हैं। भार हमारा W होता है, प्रयास को हम P से दिखाएंगे। जो बड़ी पुली हमारी ऊपर लगी रहती है उसका व्यास होगा कैपिटल D, और छोटी पुली जो लगी रहती है उसका व्यास होता है स्मॉल d। तो यहाँ से हम प्रयास द्वारा चलित दूरी हमारी क्या होगी? जब हम प्रयास से रस्सी को खींचेंगे तो ये बड़ी पुली है पूरा एक चक्कर लगाती है, पूरा एक चक्कर इसकी परिधि के बराबर होगा, जो कि परिधि का फार्मूला होता है हमारा 2πr। तो व्यास के रूप में हम इसको π × d लिख सकते हैं। तो यानी पूरा एक चक्कर ये किसके बराबर होगा? π × d के।
तो प्रयास द्वारा चलित दूरी हमारी हो जाएगी पाई इंटू डी। इसी तरह जब हमारा भार द्वारा चलित दूरी भी होगी, जब हम इसको घुमाएंगे बड़ी घिरनी को तो छोटी घिरनी भी घूमेगी, क्योंकि इसमें ये रस्सी एक ही रस्सी जुड़ी हुई है। तो भार द्वारा चलित दूरी हो जाएगी पाई इंटू, प्रयास द्वारा चलित दूरी हो जाएगी पाई इंटू डी। फिर ये भार भी द्वारा चलित दूरी क्या होगी, हमारी दोनों जो घिरनियाँ हैं उनकी परिधियों का अंतर का जो औसत होगा वो भार द्वारा चलित दूरी होगी। जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है, इसमें भार द्वारा चलित दूरी हमारी हो जाएगी पाई डी माइनस डी अपॉन 2। दोनों घिरनियों का जो औसत आएगा, अंतर का औसत, वो हमारी भार द्वारा चलित दूरी होगी। तो हमारा वेगानुपात का फार्मूला यहाँ से बनेगा प्रयास द्वारा चलित दूरी बटे भार द्वारा चलित दूरी। प्रयास द्वारा चलित दूरी हमारी कितनी थी, पाई इंटू डी, पाई इंटू डी, और यहाँ से ये भार द्वारा चलित दूरी हो जाएगी पाई डी माइनस डी अपॉन 2, दोनों का औसत। यहाँ से ये भार द्वारा चलित दूरी जो है इसको हमने रख लिया, और प्रयास द्वारा चलित दूरी थी हमारी पाई इंटू डी। तो यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसका मान यहाँ से हो जाएगा 2d अपटे डी माइनस डी। 2 जो है नीचे वाला ये ऊपर पहुँच जाएगा हमारा, तो यहाँ से ये फार्मूला बनेगा 2d अपॉन डी माइनस डी। इसका फार्मूला बनता है ये वेगानुपात का। अगर इसमें पुलियों में हमारे दांतें भी दे रखे हो तो हम इसके लिए दांतों की संख्या बड़ी पुली पर n1 होती है और छोटी पुली पर n2, तो इसके लिए फार्मूला बन जाएगा 2n1 अपॉन n1 माइनस n2 वेगानुपात का। इसके बेसिस पर हमारे यहाँ पर ये न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं। डिफरेंशियल पुली पर इसमें व्यास दिया है बड़ी पुली का 40 सेंटीमीटर, छोटी का दिया है 20 सेंटीमीटर। तो इसमें कह रहे हैं कि 250 किलोग्राम का भार उठाने के लिए कितनी यांत्रिक लाभ की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है अभी 2d बटे डी माइनस डी, दोनों के व्यास का अंतर, जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था पीछे। पहले सबसे पहले वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पर दे रखी है बड़ी पुली का व्यास दे रखा है 40 सेंटीमीटर, छोटी का दे रखा है 20 सेंटीमीटर। इसके लिए फार्मूला होता है यांत्रिक लाभ और वेगानुपात दोनों बराबर होंगे इसमें, तो यांत्रिक लाभ का फार्मूला होगा 2d बटे डी माइनस डी। दोनों की वैल्यू रख देंगे। कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है 40 यहाँ पर, और दोनों की 40 माइनस 20 करके ही आ जाएगा हमारा 4। इसका मान, यांत्रिक लाभ का मान सॉल्व करके हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है तो इसलिए ऐसे ही आएगा बिना यूनिट के। नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन दे रखा है इसी फार्मूले पे बेसिस। इसमें कह रहे हैं कि एक बेस्टल पुली, जिसे हम डिफरेंशियल पुली भी कहते हैं, बेस्टल पुली की दक्षता है हमारी 70% और इसमें 100 किलोग्राम का भार कितने प्रयास द्वारा उठाया जा सकता है यदि पुली के जो व्यास हैं 250 mm और 350 mm है। तो यहाँ से इसमें हमसे पूछा है प्रयास का मान। सबसे पहले हम इसे निकालेंगे। जो वैल्यू दे रखी है उसमें दे रखी है बड़ी पुली का व्यास दे रखा है 350 mm, छोटी पुली का व्यास दे रखा है 250 mm। तो प्रयास द्वारा चलित दूरी हमारी क्या होती है, पाई इंटू डी। पाई इंटू डी इसको लिख लेंगे, यहाँ से आ जाएगा ये, या फिर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें फार्मूला लगा देंगे तब भी हो जाएगा 2d बटे डी माइनस डी, जो हमने पीछे लगाया। जैसे यहाँ पर रख देंगे, दोनों की वैल्यू दे रखी है व्यास की 350 माइनस 250 अपॉन 2 लोड द्वारा चलित दूरी, तो यहाँ से आ जाएगा पाई इंटू 15। वेगानुपात निकालेंगे सबसे पहले हम, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा है, प्रयास पूछा है। तो प्रयास निकालने के लिए हमने बराबर हमारा फार्मूला होता है, दक्षता बराबर हमारा फार्मूला होता है यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात गुणा 100। तो हम इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे वेगानुपात का मान। तो वेगानुपात का मान हमारा आ जाएगा यहाँ पर 7, वेगानुपात का मान हमारा 7 आ जाएगा। दक्षता हमारी दे रखी है क्वेश्चन में 70%, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे 70 MA बटे 7 गुणा 100। यहाँ से ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, यांत्रिक लाभ आ जाएगा 4.9। तो यांत्रिक लाभ बराबर हमारा होता है भार बटे प्रयास। यांत्रिक लाभ की वैल्यू हमने निकाली 4.9, भार हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 100 बटे पी प्रयास, तो यहाँ से आ जाएगा ये पी की वैल्यू 20.4। इसको एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे जिसकी वैल्यू दे रखी है इसमें। बड़ी पुली का व्यास दे रखा है 350, छोटी पुली का दे रखा है 250। तो यहाँ से प्रयास द्वारा चलित दूरी पाई इंटू डी, ये पाई की वैल्यू यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि पाई बाद में कैंसिल हो जाएगी, तो 350 इंटू
पाई। लोड द्वारा चलित दूरी होती है पाई d माइनस डी अपॉन 2, तो यहाँ से भी ये सॉल्व कर लेंगे पाई इंटू 50। तो वेग अनुपात का फार्मूला हमने पढ़ा है प्रयास द्वारा चली दूरी बटे भार द्वारा चली दूरी रख लेंगे। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, 350 बटे 50, यहाँ से वेग अनुपात हमारा 7 आ जाएगा। अब दक्षता का फार्मूला हमने पढ़ा है यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात गुणा 100, तो यहाँ से 70 हमने दक्षता जो हमारी क्वेश्चन में दे रखी थी उसकी वैल्यू रख लेंगे और एम ए इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ रहेगा गुणा 100 बटे 7 हमारी जो वेग अनुपात दे रखा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से यांत्रिक लाभ का मान 4.9 आ जाएगा। इसको हम फार्मूला लेंगे यांत्रिक लाभ बटे भार बटे प्रयास, प्रयास की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20.4 किलोग्राम।